नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मदन मोहन सती। आज हमारे साथ इनक्रेडिबल पहाड़ी सुरेंद्र सिंह रावत जी हैं। रावत जी बरसों से पहाड़ मूल के जो प्रबुद्ध लोग हैं या बौद्धिक संपदा जो हमारी है उसको एक मंच पर लाने की कोशिश में लगे हैं और इसके अलावा किताबें लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं और गीत लिखते हैं और आपकी लिखी गीतों की एल्बम भी बन चुकी है। इन्हीं सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रावत जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सती जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, आपने इनक्रेडिबल पहाड़ी जो ये शब्द चुना है, ये कैसे आपके ख्याल में आया और किस तरह से इनक्रेडिबल पहाड़ी जो है लोगों की, खासकर पहाड़ मूल के लोगों की मदद करने में सहायक हो रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मुझे सती साहब। मैं आंसर देने से पहले सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया। इनक्रेडिबल पहाड़ी का जो मुझे ये ख्याल आया, ये तब मुझे ख्याल आया जब मेरे को लगा, और मैं ये अपने कई जगह मैं बोलता भी हूँ कि आलू और पहाड़ी वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मिल जाता है और दुनिया के किसी भी हिस्से में हमारे पहाड़ियों का दखल है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, हमारे पहाड़ियों का पूरा दखल है। तो मुझे लगा कि पहाड़ियों को अगर इनक्रेडिबल कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस वजह से मेरा ख्याल आया कि मैं इसको इनक्रेडिबल पहाड़ी के नाम से इसको शुरू करूं और इसमें और इन अपनी कम्युनिटी को सशक्त करने के लिए मैं एक ऐसा समाज बनाऊं, ऐसा एक कम्युनिटी बनाऊं जिसमें हमारी कम्युनिटी सेल्फ डिपेंडेंट हो और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा, मैं नोएडा का निवासी हूं, मैं अगर नोएडा में हूं, दिल्ली में हूं और मुझे अगर किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ नोएडा में, दिल्ली में हज़ारों डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं किसी अपने पहाड़ के डॉक्टर के पास जाऊँ और उनसे कंसल्ट करूँ तो मेरे दो पर्पज़ हल होते हैं। एक तो मैं किसी पहाड़ी के साथ कनेक्शन में रहता हूँ, उनके टच में रहता हूँ। दूसरा, जो मेरे पहाड़ी यहाँ पर प्रोफेशनली अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनको उनकी सेवाएं लेने का भी मुझे एक अवसर मिलता है। ऐसे ही इसको आप बढ़ा सकते हैं। लॉयर्स देख सकते हैं आप और हमारे पहाड़ी प्रोफेसर्स देख सकते हैं आप, हमारे पहाड़ी आर्किटेक्ट देख सकते हैं। तो मेरा और पहाड़ी कलाकार देखते हैं। आज मुझे एक समय था जब लोग अपनी शादियों में यहाँ के बैंड वगैरह लाया करते थे, टीसी बैंड लाया करते थे, पंजाबी डांस कराया करते थे। अब वो एक कल्चर मैं चाहता था कि वो लौटे, जब हम अपने गांव का वो जो हमारे ढोल दमाऊ डमरू होते हैं वो वाला हमारा अगर यहाँ पर हम ला पाएँ तो वो मैं चाहता था। अब उसके लिए अगर एक आम पहाड़ी की हैसियत से मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, अगर मुझे अपने घर में कोई फंक्शन है और मुझे कोई पहाड़ी कलाकार की ज़रूरत है तो ढोल दमाऊ वाला मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे आम आदमी को नहीं मालूम। तो अगर मैं ऐसी एक कोई संस्था बना सकूं जिसमें इनक्रेडिबल पहाड़ी के नाते वो सारे लोगों का डेटा मैं एकत्रित कर सकूं, तो वो एक मैं समझता हूं कि समाज के लिए और हमारे प्रोफेशन जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए मेरा छोटा सा इसमें हेल्प होगी। सर, आपकी जो ये संस्था है इससे कितने लोग अब तक जुड़ चुके होंगे? ये संस्था मेरी 2 साल पुरानी संस्था है जी। और इस संस्था को मैंने मेंबरशिप इनका शुरू किया था, जिसमें मेंबरशिप में ये था कि डॉक्टर्स लोग आएँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएँ। तो अभी अगर मैं सही मालूम बताऊँ आपको तो इसमें कोई 2 साल में कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिली है, लेकिन इसमें करीब 50-60 लोग अभी अलग अलग फील्डों से जुड़े हैं। शायद इसका कोई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं और इसके लिए अगर हम उसको एडवर्टाइजमेंट करें तो उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। शायद जिस तरह का आज आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ भी हो जाएं तो उसमें भी आपका ये जो आपने किया, इसका भी एक बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहेगा। तो अभी तक तो ये पोजीशन है जी। सर, आप पुस्तकें भी लिखते हैं। आपने एक पुस्तक आपकी पब्लिश भी हो चुकी है, तो क्या विषय है उसका और उसको लिखने का विचार किस तरह से आपके मन में आया कि भाई इस तरह की पुस्तक अगर मैं लिखूं तो ये सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है
तो ये जो मेरी पुस्तक है जिसका नाम है दिस इज़ नॉट ए फिक्शन 5 नीतीज़, ये मैंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लिखी है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कैरेक्टर मेकिंग नहीं है, कोई कथा नहीं है। इसमें मैंने देखा कि आम आदमी की जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती हैं जब आम आदमी टूट जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी आई, सबकी ज़िंदगी में भी आती हैं। तो उसको रिसरेक्ट करने के लिए, दोबारा से अपने उसी लेवल पर आने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई जाएं, तब मैंने इसका अध्ययन शुरू किया। मैंने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी शुरू की, तो मैंने देखा कि बहुत सारे महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी समस्याओं को हल किया, उनको ढूंढा और वो एक बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुँचे। तो ऐसे में जब मैंने देखा तो मैंने 5 महापुरुषों को शॉर्टलिस्ट किया। मैंने देखा उसमें भगवान कृष्ण, उसमें चाणक्य, उसमें छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी और एक विदेशी माओ त्से तुंग। तो मैंने देखा ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं इनकी लाइफ में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं। ये पांचों कैरेक्टर पैदा होने के साथ साथ ये कभी भी एक जगह नहीं रहे, भटकते रहे। परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि ये एक जगह रहे, फिर दूसरी जगह रहे, और परिस्थितियाँ भी ऐसी भी रहीं कि उनको जीवन भर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई चीज़ आती रही। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी इन लोगों ने एक बहुत ऊंचाई पर अपने आप को स्थापित किया। और भगवान कृष्ण तो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं। तो इन सब ने, अब आप को अगर मैं बताऊं, भगवान कृष्ण का अगर मैं बात करूं, जिक्र करूं, तो आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण की अगर मैं नीति बताऊं तो भगवान कृष्ण की नीति थी कि कन्फ्रंटेशन ना हो। और कन्फ्रंटेशन हमारी ज़िंदगी के आजकल के माहौल में हर कदम पर होता है। आप ऑफिस में जाएं, वहाँ कन्फ्रंटेशन है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कन्फ्रंटेशन है। तो इस कन्फ्रंटेशन को कैसे रोका जाए? तो भगवान कृष्ण अपने समय के, देखिए ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण अपने समय के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आदमी थे। उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसको मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। उनके पास एक ऐसा हथियार था जो आजकल की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, मैं उनको उनके साथ कंपेयर करता हूँ और मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा परिष्कृत था, सुदर्शन चक्र। अब आप देखिए आजकल की जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, अगर वो किसी को भी एम करके किसी भी देश में किसी भी जगह छोड़ी जाती हैं तो वहाँ की वो वनस्पति को, वेजिटेशन को, वहाँ के जीव जंतुओं को, वहाँ की बिल्डिंग्स को समाप्त कर देती हैं। वहाँ का ज़मीन का एटमॉस्फेयर ऐसा कर देती हैं कि बरसों बरसों वहाँ कुछ पैदा नहीं होता, राइट। अगर वहाँ कोई बच्चा भी पैदा होता है वो भी विकृत होता है। हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण हमारे सामने है। अब आप कल्पना कीजिए, आज से हज़ारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण के पास एक ऐसा हथियार था जो वॉइस सेंसर पर चलता था। आज हम वॉइस सेंसर की बात कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण की जब वॉइस आती थी तभी वो काम करता था। तो आप दिखाइए हमारी जो साइंस थी कितनी परिष्कृत थी उस समय में। और वो जो हथियार था वो जिसको मारने के लिए, जिसको एम करने के लिए छोड़ा जाता था, वो उसी को एम करता था और उसको मार के कैसी भी परिस्थिति में वापस लौट के उनके पास आ जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज की मिसाइल जो सब कुछ नष्ट कर देती है, और उस वक्त का वो परिष्कृत हथियार जो कुछ भी नष्ट नहीं करता था, वनस्पति नष्ट नहीं करता था, वो वहाँ का वातावरण नष्ट नहीं करता था, बिल्डिंग्स नष्ट नहीं करता था, सिर्फ दुश्मन को मारता था, तो वो बाकी की सारी चीज़ें आपके काम आती थी, राइट। इतना बड़ा हथियार होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़दास कहा जाता था, क्योंकि वो रण छोड़ के चले जाते थे। रण छोड़ के इसलिए नहीं कि वो डरपोक थे, रण छोड़ के इसलिए क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन कभी भी नहीं करना चाहते। मेरी इस पुस्तक में मैंने साफ साफ लिखा है कितने लोगों को, कितने राक्षसों का और कितने बुरी आत्माओं का उन्होंने वध किया और उनको समाप्त किया, लेकिन किसी एक पर भी भगवान कृष्ण ने कभी अटैक नहीं किया। जब भी किसी ने उनके ऊपर अटैक किया तो तब वो बचते रहे, और जब उनके ऊपर निरानिरी, जिसको हम अपने पहाड़ी में बोलते हैं, वो आ गई, तभी उन्होंने उसका वध किया। तो ये एक भगवान कृष्ण की नीति है। आपकी पुस्तक को मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ कि रियलिटी की तरफ जी वो आपने लिखा है कि उसी तरफ बढ़ना चाहिए। आप कवि सम्मेलन भी कराते हैं, तो क्या आप कविताएं भी लिखते हैं?
मैं कविताएं भी लिखता हूँ, मैंने काफ़ी गज़लें भी लिखी हैं, दोहे भी लिखे हैं। जी। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा लेट जी, जी। लाइफ में अपनी लिटरेचर की यात्रा और इसकी साहित्यिक यात्रा शुरू की है। जी। मैं अभी करीब 3-4-5 साल पहले ही मैंने ये अपना यात्रा शुरू की है। इसमें मुझे काफ़ी लोगों का बड़ा सहयोग मिला। एक हमारे सीनियर हैं, हम उनको गुरुजी बोलते हैं, जी। हेमपंत जी, तो उनका हमारे को बड़ा आशीर्वाद मिला, बड़ा डायरेक्शन मिली। मेरी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी हैं, भीष्म कुकरेती जी हैं। जब मैंने इनको अपना ये स्क्रिप्ट बताई और अपना टेक्स्ट मैंने भेजा, तो उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। तो वो बुक भी जो मैंने लिखी था, वो भी, उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, तो इन्होंने मेरे को इसका फ़ायदा किया। तो अब मैंने देखा कि मैं अभी मेरा अपने परिवार को मैं सेटल भगवान की कृपा से हो चुका है, तो अब मेरे पास उतना वक्त है। हालांकि मैं अभी जॉब करता हूँ, तो जॉब करने के बाद जो मेरे पास वक्त बचता है, छुट्टी वाले दिन या शाम को घर आते वक्त और घर आने के बाद, तो उस वक्त को मैं अब बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। मेरी एक एक्चुअली आस्था भी है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई भी एक शौक़ रहे, चाहे वो गाने का शौक़ रहे, चाहे वो बजाने का शौक़ रहे, चाहे लिखने का शौक़ रहे, तो आप कभी अकेला नहीं फील करते। तो उस भावना को रहते हुए मैंने अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। और अभी जैसे मेरी एक पुस्तक आ गई, कुछ और पुस्तकें भी मेरी आने वाली हैं, रावत उवाच के नाम से, रावत दोहा के नाम से। एक मैं संपूर्ण उत्तराखंड के ऊपर मैंने एक दोहों के रूप में मैं उस पुस्तक को लिख रहा हूँ, वो भी मेरी काफ़ी अभी एडवांस स्टेज में है। इसके अलावा मैं इंग्लिश मीडियम में मैंने इसमें लिखा है, और इंग्लिश में एक मैं और पुस्तक लिख रहा हूँ, तो वो टेस्ट के ऊपर है, तो उसको भी अभी मेरे ख्याल से अगले सर आप गीत भी लिखते हैं, और आपकी एक एल्बम भी आ चुकी है। जी 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 जी। वो एल्बम मैंने बनाई थी, मैंने पहाड़ी में वो एल्बम बनाई है। और पहाड़ी में अगर आप कहेंगे तो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी, अगर आप कहें तो मैं भी आपको सुना भी सकता हूँ, और रिकॉर्डिंग को। और नहीं, आप गा सकते हो उसको? गा भी सकता हूँ जी, आप गा के लेकिन गा के मेरा सुर कोई बात नहीं, सुर की बात नहीं, आप गा के सुनाइए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हम वैसे भी सुन सकते हैं। जी जी जी। मैं आपको सुनाता हूँ जो थोड़ा बहुत भी मुझे याद है। मेरे दगड़ी आओ रे, मेरे पहाड़ आओ रे, मेरे दगड़ी आओ रे, मेरे पहाड़ आओ रे, ठंडी 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 हवा देखो, ठंडा पानी पियो रे, ठंडी ठंडी। अभी मैं थोड़ा सा उसमें वो हो गया हूँ, तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसकी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें पूरे वो है, उसमें एक तरह से एक गांव में जो यहाँ लोग हैं उनको मैंने आमंत्रित किया है कि आप आइए और गांव में उसको आनंद लीजिएगा, आनंद लीजिए, गाँव का आनंद लीजिए। जिसमें रानीखेत की मैंने बाल मिठाई का भी जिक्र किया है, अल्मोड़े की बाल मिठाई का भी जिक्र किया है, रानीखेत की हमने जो बर्फ़ी वाली जो मिठाई होती है, सिंगोड़ी जो होती है, उसका भी जिक्र किया है, और मंडवे की रोटी का भी जिक्र किया है। तो मैंने ये बताया कि वहाँ आओ, तो वहाँ आके फिर आपको क्या क्या मिलेगा। रावत जी, बहुत अच्छी बात आपसे हुई, बड़ा अच्छा लगा, और आगे भी आपकी जो किताब पब्लिश होगी आगे चर्चा करें। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी।